हेलो साथियों। कल हम आपके जिक्र कर रहे थे राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण के बारे और राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण के बारे में हमने चर्चा की थी आपके कि राजस्थान में जब राजनीतिक जन जागरण की बात आती है तो सबसे पहले आपका एक चैप्टर आता है प्रजामंडल। लेकिन प्रजामंडल से पहले हमें कुछ आपकी संस्थाएं पढ़नी थी जिसका हमने कल आपका अध्ययन किया था कि राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण करने वाले आपकी संस्थाएं कौन कौन सी हुई थी। तो उनमें सबसे पहले हमने आपका जिक्र किया था राजपुताना मध्य भारत सभा का, जिसका गठन आपका 1918 में हुआ। उसके बाद आपका हमने चर्चा की थी राजस्थान सेवा संघ की, जो 1919 में गठन हुआ था। उसके बाद में हमने आपकी चर्चा की थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो आपकी 1927 में उसका गठन होता है। और उसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक इकाई बनी थी 1928 में, जो आपके राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद के नाम से जानी जाती। और राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आपका 1931 में हुआ था पुष्कर के अंदर। और उस अधिवेशन में हमने देखा था कि निर्णय लिया गया था कि आपके प्रत्येक रियासत में लोगों का समूह या लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? आपके लोगों का आंदोलन। और लोगों का जो आंदोलन चलाया जाएगा, जो लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, वो आंदोलन किस नाम से जाना गया था? तो वो जाना गया था आपके प्रजामंडल के नाम से। कि लोगों के द्वारा जो लोगों का आंदोलन चलाया गया था, वो आंदोलन कौन सा था? आपका प्रजामंडल। तो आज हमारा विधिवत रूप से एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, और वो है आपका प्रजामंडल। हम प्रजामंडल को आपके एक एक बारीकी से बात करेंगे प्रजामंडल की, और आपका काम है कि आप धैर्य पूर्वक शांति बनाए हुए अपना जो पूरा का पूरा है अपना ध्यान रखोगे बोर्ड के ऊपर कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं प्रजामंडल की। तो पहले आप देखो, आपके सामने एक नाम आया है प्रजामंडल। क्या नाम है आपका? प्रजामंडल। जब आप इस शब्द को तोड़ते हो तो इसमें दो शब्द निकलते हैं, एक आपका प्रजा और दूसरा आपका मंडल। प्रजा का मतलब क्या होता है आपका? तो प्रजा मतलब आपका लोग, और मंडल मतलब समूह है। कि लोगों का समूह है वो ही क्या कहलाता है? आपका प्रजामंडल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। तो प्रजामंडल का अर्थ होता है लोगों का समूह है। क्या अर्थ होता है? आपके लोगों का समूह है। तो पहले पोत आपको याद रखना है कि प्रजामंडल का अर्थ क्या है। तो प्रजामंडल का आपका अर्थ है कि लोगों का समूह है। अर्थ क्या हो जाएगा इसका प्रजामंडल का? क्योंकि प्रजा का मतलब आपका लोग और मंडल का मतलब आपका समूह है। तो प्रजामंडल का अर्थ क्या हुआ? आपके लोगों का समूह है। लोगों का समूह है। लोगों का समूह है। अच्छा सर, प्रजामंडल का अर्थ हो गया लोगों का समूह। पर प्रजामंडल बनाए क्यों गए? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? प्रजामंडल बनाए क्यों गए? प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? जब प्रजामंडल के उद्देश्य की बात आती है ना, तो याद रखना प्रजामंडल का उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? उत्तरदायी सरकार। सर ये उत्तरदायी सरकार क्या होती है? तो उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि जब राजा का शासन चल रहा है और राजा के शासन में राजा के ही मंत्री है, राजा के ही लोग हैं, तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे। तो उस राजा की सरकार में लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए लोगों की जो सरकार होगी वो कौन सी सरकार होगी? आपकी उत्तरदायी सरकार। कि आप हमको एक ऐसी सरकार का गठन करना है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो उस सरकार का नाम क्या है? आपका प्रजामंडल। कि लोगों के द्वारा जो आपके एक सरकार ऐसी होनी चाहिए आपके रियासत के अंदर जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। तो प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था वास्तव में? तो प्रजामंडल का आपका उद्देश्य है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है? कि राजा के रियासत में, राजा के नियंत्रण में, राजा की देखरेख में एक ऐसी सरकार का गठन हो जिसमें लोगों को चुना जाए, जो लोगों के प्रति आपके उत्तरदायी हो सके। तो वास्तव में प्रजामंडल का उद्देश्य यही था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? आपकी उत्तरदायी सरकार की स्थापना।
उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो पहले जब आप प्रजामंडल पढ़ते हो तो दो बातें ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। तो प्रजामंडल का अर्थ है आपके लोगों का समूह। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, प्रजामंडल जो बनाए गए थे, तो प्रजामंडल का उद्देश्य है उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार क्या है, तो उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि राजा की रियासत में, राजा के शासन में, राजा के ही अंडर एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका लोगों के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो उस सरकार को हम क्या कहेंगे, आपके उत्तरदायी सरकार। फिर इस प्रजामंडल से एक आप बात याद रखोगे, हरिपुरा सम्मेलन। क्या आपका हरिपुरा सम्मेलन, हरिपुरा सम्मेलन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रजामंडल से संबंधित। तो हरिपुरा सम्मेलन से हमें याद रखना है कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन की आपके अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के मंच से घोषणा की थी। और वो घोषणा क्या थी कि देशी रियासतों में हम प्रजामंडल को नैतिक समर्थन दें। कि आपके जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने प्रजामंडल को नैतिक समर्थन कब दिया था, तो आपके 1938 में दिया था। अपने कौन से अधिवेशन में दिया था, तो आपके हरिपुरा अधिवेशन में दिया था। तो प्रजामंडल को कांग्रेस का नैतिक समर्थन कब प्राप्त हो रहा है, तो 1938 में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आप पढ़ते हो कि आपके राजस्थान में देशी रियासतों में सबसे ज्यादा प्रजामंडल किस साल बने थे, तो आपको याद है 1938 में बने थे। 1938 में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडल क्यों बने, उसका कारण भी यही है क्योंकि हरिपुरा सम्मेलन से कांग्रेस है वो आपके प्रजामंडल को नैतिक समर्थन दे देती है। और जब नैतिक समर्थन दे दिया था तब आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा आपके 1938 में प्रजामंडल बने थे। तो याद रखोगे हरिपुरा सम्मेलन के दौरान कि इस सम्मेलन में अध्यक्ष, इस सम्मेलन के इस सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस। तो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की कि देशी रियासतों में प्रजामंडल का नैतिक समर्थन प्रजामंडल को नैतिक समर्थन देते हैं। तो प्रजामंडल आपको पहले इतनी तीन बातें याद रखनी है। हमने कल आपकी खूब चर्चा की थी कि जब राजनीतिक जन जागरण की बात आई तो प्रथम आपका जो राजनीतिक के रूप में संस्था थी वो आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा थी, जो आपके 1918 में बनी थी। इसके अलावा आपका राजस्थान सेवा संघ था जो 1919 में बना था। इसके बाद में आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ जो 1927 में बनी। उसी की एक इकाई है और वो इकाई थी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, जिसका स्थापना 1928 में हुई थी। उसका अधिवेशन 1931 में पुष्कर में हुआ था और उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा। और लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा मतलब लोगों का मतलब प्रजा थी और लोगों का समूह आपका आंदोलन चलाएगा, तो समूह का मतलब मंडल होता है। तो लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन का ही नाम है और वो नाम क्या है आपका, प्रजा मंडल।
इसीलिए प्रजामंडल शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रजा मतलब लोग और मंडल मतलब समूह है, कि लोगों का समूह है क्या है आपका प्रजामंडल। इस प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है सर, तो उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि रियासत में राजा के नियंत्रण में जनता के द्वारा एक ऐसी सरकार का गठन किया जाएगा ताकि वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और इसी उत्तरदायी सरकार के लिए जो आपके कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन हुआ था, और हरिपुरा सम्मेलन कब हुआ था आपके 1938 में, कब हुआ था आपके 1938 में। तो इस सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी कि देशी रियासतों में प्रजामंडल को नैतिक समर्थन देते हैं। इसीलिए राजस्थान में सबसे अधिक प्रजामंडल किस वर्ष में बने थे, तो 1938 में बने थे। 1938 में क्यों बने थे, क्योंकि कांग्रेस का नैतिक समर्थन प्राप्त हो गया था। जब कांग्रेस का नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ, इसलिए राजस्थान में सबसे अधिक आपके जो प्रजामंडल है वो 1938 में बने। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन से वर्ष कौन सा प्रजामंडल बना, फिर हम एक एक प्रजामंडल की बात करेंगे। तो जब मैंने बताया कि 1931 में आपके राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद सम्मेलन में ये कह चुकी थी कि हम आपका प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाएंगे, और वो आंदोलन ही क्या है आपका प्रजामंडल। तो सबसे पहले 1931 में प्रजामंडल बने, और 1931 में कौन कौन से प्रजामंडल बने थे, तो दो प्रजामंडल बनेंगे, याद रखना, एक जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, और दूसरा आपका बूंदी प्रजामंडल। 1931 में जैसे ही घोषणा हुई कि लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा, वो प्रजामंडल है, तो 1931 में आपके राजस्थान में दो प्रजामंडल बने, और दो प्रजामंडल कौन कौन से आपके, तो जयपुर प्रजामंडल और आपका बूंदी प्रजामंडल। इसके बाद में 1934 में 1934 में आपके दो प्रजामंडल बने, और वो दो प्रजामंडल कौन कौन से है, तो एक आपका मारवाड़ प्रजामंडल है, और दूसरा आपका हाड़ौती प्रजामंडल है। 1934 में भी आपके दो प्रजामंडल बनते हैं, और दो प्रजामंडल कौन से है, तो एक मारवाड़ प्रजामंडल है, और दूसरा आपका हाड़ौती प्रजामंडल। इसके बाद में आपके 1936 में, तो 1936 में भी दो प्रजामंडल बनते हैं, एक आपका बीकानेर प्रजामंडल और एक आपका धौलपुर प्रजामंडल। एक आपका बीकानेर प्रजामंडल और दूसरा आपका धौलपुर प्रजामंडल। 1931 में दो जयपुर और बूंदी, 1934 में दो प्रजामंडल मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल, 1936 में दो प्रजामंडल बीकानेर और आपका धौलपुर। इसके बाद में 1938 में मैंने बताया कि जैसे आपके कांग्रेस ने प्रजामंडल को नैतिक समर्थन दे दिया था, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो प्रजामंडल बने थे वो 1938 में बने थे। कब बने थे आपके, 1938 में बने थे। और 1938 में आपके 5 प्रजामंडल बनते। कितने प्रजामंडल बने थे आपके, 5 प्रजामंडल, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और मेवाड़। तो 1938 में आपके 5 प्रजामंडल बनेंगे, और 5 कौन कौन से, एक तो आपका मेवाड़, एक आपका अलवर, एक आपका भरतपुर, एक आपका करौली, और एक आपका शाहपुर। तो सबसे ज्यादा प्रजामंडल किस वर्ष में बने थे, तो वो 1938 में बने थे। क्यों बने थे, तो इसका रीजन भी यही है, क्योंकि 1938 में कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। इसके अलावा 1939 में 1939 में 3 प्रजामंडल बनते हैं। 3 प्रजामंडल कौन कौन से, तो याद रखोगे, किशनगढ़, कोटा और आपकी सिरोही। किशनगढ़, कोटा और आपके जो सिरोही प्रजामंडल है, ये आपके 1939 में बनते। किशनगढ़, कोटा और आपका सिरोही। इसके बाद में 1942
1942 में एक प्रजामंडल बनता है और वो है आपका कुशलगढ़। 1942 में आपका एक प्रजामंडल बना और वो कौन सा है आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल कब बना था? तो 1942 में आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल है वो बनता है। इसके बाद में 1943 में एक प्रजामंडल बनेगा और वो 1943 में प्रजामंडल है आपका बांसवाड़ा। कौन सा प्रजामंडल? आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। एक साथ में एक बार पहले सभी प्रजामंडल की डेट लिखा रहा हूं ताकि एक साथ ये डेट आपको याद रह जाए, फिर हम एक एक प्रजामंडल की भी बात करें। 1943 में कौन सा प्रजामंडल बना आपका? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल बना। इसके बाद में 1944 में 1944 में एक प्रजामंडल है, आपको याद रखना है, डूंगरपुर। कौन सा प्रजामंडल आपका? डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में आपके दो प्रजामंडल है और दो प्रजामंडल कौन कौन से 1945 के अंदर? तो एक तो आपका प्रजामंडल है जैसलमेर और एक है आपका प्रतापगढ़। तो एक कौन सा हो जाएगा आपके? जैसलमेर, और एक है आपका प्रतापगढ़। और एक लास्ट में प्रजामंडल आपका 1946 में बना और वो कौन सा है? तो वो है झालावाड़। इतने प्रजामंडल आपको पढ़ने हैं इस प्रजामंडल चैप्टर में कि कौन सा प्रजामंडल कब बना। इन एक एक प्रजामंडल का हम अध्ययन करेंगे, पर एक बार आपको इनकी डेट सीधी माइंड में याद रखनी है कि 1931 में दो प्रजामंडल बने। कौन कौन से? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। 1934 में दो प्रजामंडल बने। कौन कौन से आपके? तो मारवाड़ प्रजामंडल और आपका हाड़ौती प्रजामंडल। 1936 में दो प्रजामंडल बने हैं। कौन से? बीकानेर प्रजामंडल और आपका धौलपुर प्रजामंडल। 1938 में पांच प्रजामंडल बने थे। कौन कौन से? मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली और आपका शाहपुरा। सबसे अधिक कौन से वर्ष राजस्थान में प्रजामंडल बने? तो 1938 में। 1939 में तीन प्रजामंडल बने, किशनगढ़, कोटा और सिरोही। किशनगढ़, कोटा और आपका सिरोही। 1942 में कौन सा प्रजामंडल बना आपका? कुशलगढ़। 1943 में कौन सा प्रजामंडल है आपका? तो है वो है बांसवाड़ा। 1944 में आपका डूंगरपुर और 1945 में आपके जैसलमेर और प्रतापगढ़। और 1946 में कौन सा प्रजामंडल बना आपका? झालावाड़। तो इतने प्रजामंडलों का हमें आपका अध्ययन करना है। कुल आपके इतने प्रजामंडल है, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 6 5 11 11 3 14 15 16 17 18 19 20 प्रजामंडलों का हमें अध्ययन करना। अब हम आपका एक एक प्रजामंडल क्रम वाइज से लेके चलते हैं और पहला प्रजामंडल है आपका, और वो आप हेडिंग लगाओ कि पहला प्रजामंडल कौन सा है आपका? तो वो है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आपका? जयपुर प्रजामंडल। अब हम आपकी पर्टिकुलर बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आपका? तो जयपुर प्रजामंडल। इस जयपुर प्रजामंडल की अब हमें बात करें। अब हमने देखा था कि जैसे ही राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और 1931 में उसका जो पुष्कर सम्मेलन हुआ और वहां पे निर्णय लिया गया था कि लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा, तो 1931 में जयपुर वालों ने कहा कि चलो हम आंदोलन करते हैं, और वो आंदोलन है प्रजामंडल। तो सबसे पहले आपके प्रजामंडल, किस प्रजामंडल का गठन हुआ? तो सबसे पहले आपके कौन से प्रजामंडल का गठन हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल का आपका सबसे पहले गठन हुआ था। तो याद रखोगे कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो सबसे पहले इसी प्रजामंडल का गठन हुआ था और वो हुआ था 1931। जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। इसके गठनकर्ता कौन है? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो जब संस्थापक की बात आएगी तो आप नाम याद रखना, कपूर चंद पाटनी। कौन आपके? कपूर चंद पाटनी। सबसे पहले आपको जयपुर प्रजामंडल में दो बातें याद रखनी है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो कपूर चंद पाटनी। इतनी बातें याद रह जाएगी कि जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का बनने वाला सबसे पहला प्रजामंडल है और इस प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1931 में।
और इस प्रजामंडल के संस्थापक कौन है आपके कपूर चंद पाटनी। अब 31 में प्रजामंडल बना दिया कपूर चंद पाटनी जी। इनमें सहयोग आपके जमनालाल बजाज वगैरह का भी था, लेकिन जब पर्टिकुलर संस्थापक की बात आएगी तो आप नाम याद रखोगे कपूर चंद पाटनी। अब प्रजामंडल तो बना दिया, कुछ दिन प्रजामंडल बना रहा, 3-4-5 साल के बाद आपके जमनालाल बजाज जी जयपुर आते हैं। और जब जमनालाल बजाज जयपुर आए तो जयपुर आने के बाद इन्होंने आपके कपूरचंद पाटनी साहब से बात की कि क्या पाटनी जी का बढ़िया है साहब, प्रजामंडल क्या काम कर रहे हो, प्रजामंडल बहुत अच्छो काम कर रहे हो। अच्छा तो चलो, जब प्रजामंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है तो चलो हम प्रजामंडल के ऑफिस में चलते, देखते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। अब आ बात कई कपूरचंद पाटनी जी का कान ढीला हो गया और सदस्य बांगा भी सोचो अब क्या करा, क्योंकि प्रजामंडल तो बना दिया था उन लोगों ने पर कोई काम नहीं किया। अब ये लोग पीछे पीछे हो गए और बजाज जी क्या चालू था ऑफिस में। अब ऑफिस में ले जावा के मैं काम ही कौन करो, ऑफिस की बारी कौन काटी तो ले जावा के नहीं। ये बात है 1936। तो जमनालाल बजाज को समझ में आ गया कि इन लोगों ने काम नहीं किया, किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। और जमनालाल बजाज जी को दिख गया कि थार में लखन को नहीं थे, प्रजामंडल को कोई भी काम नहीं करो, कोई भी काम कौन करो तो ठीक है, ना करो तो ना करो, चलो इस प्रजामंडल का पुनर्गठन करते। और जमनालाल बजाज ने 1936 में आपके जयपुर प्रजामंडल का क्या किया, पुनर्गठन किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ, तो याद रखना जब जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन की बात आएगी तो पुनर्गठन हुआ है 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ, आपके 1936 में। और पुनर्गठन कौन कर रहा है, आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तो पुनर्गठन कौन कर रहा है, तो पुनर्गठन करने ला रहे अपने जमनालाल बजाज। तो पहले 3 बात याद रखोगे, जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, तो कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया, 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया था, आपके जमनालाल बजाज ने। और जमनालाल बजाज ने जब पुनर्गठन किया तो 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया कि पाटनी साहब थार में तो लखन को नहीं 31 में बनाए और 5 साल कोई काम कौन करो, एक खातर में इस समय 2 व्यक्तियों ने नियुक्त करो। और जमनालाल बजाज ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। तो वो 2 व्यक्ति कौन है, तो याद रखोगे इस समय जमनालाल बजाज ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया, तो 2 व्यक्तियों को नियुक्त, 2 व्यक्तियों को 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया। किसके द्वारा नियुक्त किए गए आपके, तो जमनालाल बजाज के द्वारा। क्यों, क्योंकि पहले वाले लोग हैं वो सही ढंग से काम कौन करने लग रहा था, और सही ढंग वो काम ना करे तो जमनालाल बजाज 1936 में आए वो, और 1936 में आगे और इनको पुनर्गठन करे। और पुनर्गठन करके 2 व्यक्तियों ने नियुक्त कर दिया। वे 2 व्यक्ति कौन है, एक तो है आपके चिरंजी लाल मिसर। याद रखोगे कौन है आपके, चिरंजी लाल मिसर। और चिरंजी लाल मिश्र को नियुक्त किया और चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बना दिया। और एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका नाम है आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री को मंत्री बना दिया। और हीरालाल शास्त्री याद रखना जरूर, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक बंदे थे। हीरालाल शास्त्री और चिरंजी लाल मिश्र का ये संभाल लेंगे, अब थे चिंता ना करो जमनालाल जी बता। तो पहले जयपुर प्रजामंडल में आप ये 4-5 बातें मैन याद रखोगे कि गठन 1931 में, संस्थापक कपूरचंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1936 में। किसने किया, आपके जमनालाल बजाज ने। इस समय जमनालाल बजाज ने किसे नियुक्त किया, तो 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, एक चिरंजी लाल मिश्र और दूसरे आपके हीरालाल शास्त्री। चिरंजी लाल मिश्र को क्या बना दिया, तो चिरंजी लाल मिश्र को आपका अध्यक्ष बना दिया और हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। अब 36 में आपका ऐसा काम हुआ। और 36 के बाद में हमने देखा कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में आपके सुभाष चंद्र बोस ने क्या घोषणा कर दी थी कि हम प्रजामंडल को नैतिक समर्थन देते।
जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऐसी आपकी घोषणा की गई तो सभी प्रजामंडल के सदस्यों में जोश आया, और जोश आया तो जयपुर आ रहा कि अब आपा के करा कि आपा इस प्रजामंडल को अधिवेशन करेगा। तो जयपुर प्रजामंडल को प्रथम अधिवेशन कद हो, तो जयपुर प्रजामंडल को प्रथम अधिवेशन 1938 में कद हो, तारे 1938 में। तो याद रखोगे प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आप याद रखोगे जब कब की बात आएगी तो 8 व 9 मई को, 8 व 9 मई को 1938 में, 8 व 9 मई को 1938 में इस प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। इसका अधिवेशन कहां पर हुआ? तो याद रखोगे एक जगह पड़ती है आपके नथमल का कटरा, जयपुर में जगह है कौन सी आपकी? नथमल का कटरा। और नथमल का जो कटरा नामक स्थान है, यहाँ पे इस प्रजामंडल का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ। गाने भी चलते आपके कि नथमल के कटरे में आया करो, कभी कभी जुलसिया में आप भाग लिया करो। तो उस नथमल के कटरे में आपके जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन हो कब रहा है? तो 8 या 9 मई 1938। जब इसका अधिवेशन हुआ तो इस समय अध्यक्षता किसने की? तो आपके अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। अध्यक्षता किसने की आपके? तो अध्यक्षता कर रहे हैं आपके जमनालाल बजाज। यो लो साहब, जमनालाल बजाज। प्रथम अधिवेशन के समय अध्यक्षता कौन कर रहे हैं आपके? तो जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज जब आपकी अध्यक्षता करे, और जमनालाल बजाज आपको पता है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता थे आपके, हमारे सीकर गांव के, आपके सीकर के पास में गांव पड़ता है आपके, वहां के थे। और जब जमनालाल बजाज इसके आपकी अध्यक्षता करे और अधिवेशन कर रहे हैं, तो इन्होंने गांधी जी से आपका संपर्क किया, और गांधी जी ने कहो गांधी जी यहाँ सम्मेलन की अधिवेशन कर रहे थे, आओ। गांधी जी थारा जमनालाल बजाज का खास, तो गांधी जी कहो कि जमनालाल जी मैं तो बिजी हूं, एक बार मैं तो कौन आस, पर एक थे काम करो मैडम जी ने ले जाओ। कहने का मतलब गांधी जी ने अपनी धर्मपत्नी को भेज दिया था। तो इस जयपुर के प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन में मुख्य अतिथि कौन आया था? तो मुख्य अतिथि आपके महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी आई थी। कस्तूरबा जी ले जो थे, कम कम ये महिला ने आपको संबोधित कर देगी, मैं तो बिजी हूं पर आने थे ले जो। तो उस समय आपके बड़ा नेता की जरूरत है ताकि जनता ज्यादा जुड़े, और ज्यादा जुड़े तो जनता को के लिए हमें किसी बड़ा नेता की जरूरत है, और बड़ा नेता आपके इस समय गांधी जी से बड़ा कोई नहीं था। तो गांधी जी खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी को भेज दिया। तो आपके जयपुर का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है प्रजामंडल का, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग किसने लिया? तो मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था आपके कस्तूरबा गांधी ने। मुख्य अतिथि कौन आपके? कस्तूरबा गांधी। तो याद रखना कस्तूरबा गांधी ने कौन से प्रजामंडल में आपकी आ रही है? तो जयपुर प्रजामंडल, कस्तूरबा गांधी। अब कस्तूरबा गांधी ने 10 मई को महिलाओं को संबोधन किया। तो महिलाओं को जो संबोधन किया था कस्तूरबा गांधी ने, वो कब किया था? तो आपके 10 मई को इन्होंने आपके महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। तो 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभाओं को, महिलाओं की सभा को संबोधित किया। अब जब 1938 में इस प्रकार का काम हुआ ना, कि आपका सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में बड़े बड़े नेता आपके कस्तूरबा गांधी जैसे नेता आ रहे हैं, कहने का मतलब धीरे धीरे प्रजामंडल आगे बढ़ रहा है। प्रजामंडल की जब शक्तियों में इस प्रकार का आपका विस्तार हुआ, तो टेंशन हुई किसको? आपके जयपुर रियासत को। ये अच्छा प्रजामंडल तो आगे बढ़ रही है, आपने लिए कोई समस्या उत्पन्न कर सके, आपने प्रॉब्लम आ सके। तो आपके अगले ही साल 1939 में
जयपुर रियासत ने जमनालाल बजाज को गिरफ्तार, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार करके प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया कि प्रजामंडल यहां पे कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार जब इस प्रकार का कार्य हुआ कि प्रजामंडल को प्रतिबंधित किया गया और आपके जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया, तो याद रखोगे कि जयपुर रियासत के द्वारा जयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 1939 में लगाया गया। जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल के तहत कब गिरफ्तार किया गया था, तो 1939 में गिरफ्तार किया गया था। 1939 में जयपुर रियासत द्वारा प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया गया तथा जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया। जमनालाल बजाज को क्या कर लिया गया, आपका जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया। ये कार्य किसके द्वारा किया गया, आपके जयपुर रियासत के द्वारा किया गया। कि जब 1938 में धीरे धीरे प्रजामंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई, जो प्रजामंडल का विस्तार हुआ, तब आपके जयपुर रियासत को चेतना हुई। और जयपुर रियासत आपकी चेतना करते हुए कि आगे ये कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा ना कर दे, कोई बड़ी बिना काम की दिक्कत न आ जा, तो सबसे पहले इस प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगा के जमनालाल बजाज को क्या कर लिया, आपका गिरफ्तार कर लिया। जब जमनालाल बजाज को गिरफ्तार किया गया, तो इस समय प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और वो था सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा, आपका सत्याग्रह आंदोलन। तो लिखो आप कि प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा सत्याग्रह चलाया गया। ये नाम तो आपने सुना होगा, सत्याग्रह चलाया गया। थोड़ी सी अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो वहां पर बार बार जब गांधी जी के आंदोलन होते हैं, तो गांधी जी के आंदोलन में नाम आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है अहिंसक आंदोलन, बिना हिंसा के जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए जाते थे, वो क्या कहलाते हैं, आपके सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सीधा सा है कि सत्याग्रह के समय आपके जो लोग थे वो गिरफ्तारी देते थे। एक एक आदमी जाके गिरफ्तारी देते हो तो व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह, और जब लोगों के झुंड आपके जाते और कहते कि आपने इसको गिरफ्तार कर लिया, हमें भी आप गिरफ्तार करो, तो लोगों के जब झुंड आपके गिरफ्तार दिया करते थे, तो वही जो आपका आंदोलन है वो क्या कहलाता है, आपका सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के समय बहुत सी महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया। आगे मैं महिलाओं के नाम लिखाऊंगा, पर अभी आप याद रखो कि प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा सत्याग्रह चलाया गया। सदस्य का मतलब है इसमें पुरुष भी शामिल है और आपके महिला भी शामिल है। इसके बाद में इस प्रकार का काम हुआ 1939 में, उसके बाद इस प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया। और 1942 में हमें इस प्रजामंडल में कुछ देखने को मिलता है, और वो है आपका आजाद मोर्चा। क्या, आपका आजाद मोर्चा क्या है, हम बात करेंगे अभी। लेकिन एक तो आप बात याद रखोगे कि आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है। बार बार पूछा गया सवाल है कि आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आजाद मोर्चे का संबंध आपके जयपुर प्रजामंडल। आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो आजाद मोर्चे का संबंध आपके जयपुर प्रजामंडल से। आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ, तो याद रखोगे 1942 में। कब हुआ आजाद मोर्चे का गठन, आपके 1942 में। अब ये आजाद मोर्चा है क्या, तो आजाद मोर्चा क्या था कि 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था। आपने नाम सुना होगा 1942 में महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन, तो महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाए 1942 में, वो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो आपके मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होता है आपके 8 अगस्त को, और उस 8 अगस्त को जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने आपका लगभग 70 मिनट का एक भाषण दिया था। और उसी भाषण में वो अपना सबसे प्रिय नारा भी देते हैं कि करो या मरो।
उस भाषण में गांधी जी जब आपका भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं देशी रियासतों के राजाओं से कहना चाहूंगा कि आप अंग्रेजों के साथ अपने संबंध है वो विच्छेद कर लीजिए, आप जनता के साथ जनताओं के प्रति खड़े हो जाइए और आप अंग्रेजों के साथ तलाक 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 कर दीजिए। और इस सभा में भाग लेने गए थे आपके हीरालाल शास्त्री, क्योंकि वो इस समय आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते। जब हीरालाल शास्त्री इस सभा में आपके भाग लेने गए थे और गांधी जी ये भाषण दे रहे हैं कि मैं देशी रियासतों के राजाओं से कहना चाहूंगा कि आप अपने अंग्रेजों के साथ संबंध विच्छेद कर ले, पर इस समय हीरालाल शास्त्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो कि राजा है वो अंग्रेजों के साथ संबंध विच्छेद कैसे करेंगे, वो जनता के साथ खड़े कैसे होंगे, जनता के प्रति है वो राज कैसे छोड़ेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि देश अब जल्दी ही आजाद होने वाला है और अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि 9 ही अगस्त को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है आपके ऑपरेशन जीरो चला। तो जब आपके हीरालाल शास्त्री उस सभा में भाग लेके आपके जयपुर आए, तो जयपुर के जो प्रजामंडल के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि हीरालाल जी, हम गांधी जी के अनुयायी हैं सभी, और गांधी जी ने कहा है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, तो हमें भी जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन करना चाहिए। तो हीरालाल जी आप बताओ हम आंदोलन कब कर? तो हीरालाल शास्त्री वो बात टाल मटोल कर गए कि देखेंगा देखेंगा देखा, और उन्होंने कहा कि चलो हम एक मीटिंग करते हैं 17 अगस्त 1942 को, 17 अगस्त को हम बताएंगे कि हमको आंदोलन करना है या नहीं करना। अब जब 17 अगस्त को हीरालाल शास्त्री ने बैठक की, अपनी बैठक के अंदर भाषण भी दिया, लेकिन वो बात आप ही गोल मटोल कर गया कि आपा ने आंदोलन नहीं करना। तो कुछ लोगों ने हीरालाल जी से बात की कि हीरालाल जी आप चिट्टा चिट्टा बताओ, साफ साफ बताओ कि आंदोलन करना है या नहीं करना, आप आंदोलन करोगे या नहीं करोगे। तो हीरालाल शास्त्री ने कह दिया कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो कुछ सदस्यों ने कहा कि हम तो आंदोलन करेंगे क्योंकि हम गांधी जी के अनुयायी, और गांधी जी ने कहा है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन करना है और अंग्रेजों को भारत छोड़ना आपका पड़ेगा। तो हीरालाल जी ने कहा कि प्रजामंडल तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो उन सदस्यों ने कहा कि ठीक है, मान्य कोनी जरूरी प्रजामंडल की, प्रजामंडल थे थारो रखो, हम जब देश को आजाद करा सकते हैं तो इस प्रजामंडल से भी आजादी ले सकते। और कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक अलग से पार्टी बनाई, और वो पार्टी कौन सी? आपकी आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा का गठन कब हुआ? आपका 1942 में। और इस आजाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो बार बार नाम पूछा गया, आप नाम याद रखोगे, बाबा हरीश चंद्र। कौन? आपके बाबा हरीश चंद्र। इसके अलावा रामकरण जोशी। कौन? आपके रामकरण जोशी। बाबा हरीश चंद्र और आपके रामकरण जोशी। इसके अलावा आपके दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। और एक और व्यक्ति है जो वकील साहब हुआ करते थे उस समय, आपके गुलाब चंद कासलीवाल, गुलाब चंद कासलीवाल। इन्हीं के घर पे इस आजाद मोर्चे का कार्यालय भी रखा गया था, गठन भी किया गया। तो पूछ लिया जाए कि आजाद मोर्चे का संबंध किससे है? तो आजाद मोर्चे का संबंध जयपुर प्रजामंडल से। आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ है आपके? तो 1942 में हुआ है। आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? तो बाबा हरीश चंद्र ने, रामकरण जोशी ने, दौलतमल भंडारी ने, गुलाब चंद कासलीवाल ने। और इसका केंद्र भी, इसका कार्यालय भी, इसका गठन भी कहां पे किया गया? तो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर। तो आपको दो सवाल यहां पर बनते हैं। पहला बात, क्या जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? तो नहीं लिया, क्योंकि यहां पे हीरालाल जी शास्त्री मना कर दे। इसके अलावा क्या जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? हाँ, जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। किसके नेतृत्व में भाग लिया? तो आजाद मोर्चा के नेतृत्व में भाग लिया। और आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल। लेकिन जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था।
तो इस बात को आप नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के क्या लिखोगे, जयपुर प्रजामंडल ने, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था, किंतु जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत के लोग तो भाग ले रहे, किंतु जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत का मतलब यह नहीं है एक राजा, जयपुर रियासत का यहां पे मतलब है जयपुर रियासत के लोग। तो जयपुर रियासत ने आजाद मोर्चा के नेतृत्व में, आजाद मोर्चा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, आंदोलन में भाग लिया। अब जब इस प्रकार की घटना हुई कि प्रजामंडल के सदस्यों में आपस में फूट पड़ गई, आधे सदस्य है वो आपके हीरालाल शास्त्री की तरफ आ जाते और वो प्रजामंडल में आपके जयपुर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता है, और कुछ सदस्य अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नई पार्टी का गठन कर लिया, आजाद मोर्चा, और आजाद मोर्चा के नेतृत्व में आपका इस आंदोलन में भाग ले रहे। अब जब इस प्रकार की बात हुई, आजाद मोर्चे के नेतृत्व में आपके लोगों ने भाग लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो प्रजामंडल वालों के सदस्यों की आपस में खटखटी और उन्होंने हीरालाल जी से कहा कि हीरालाल जी क्या हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन ही नहीं कर रहे। तो फिर इन लोगों ने एक बैठ के मीटिंग और लोगों ने कहा कि आप आंदोलन कर क्यों नहीं रहे हो, ये तो बताओ हमें, वो लोग आंदोलन कर रहे हो और हमारी बेइज्जती हो रही है। तो हीरालाल जी ने कहा कि हमें आंदोलन करने की जरूरत कहां पे है, क्योंकि जयपुर रियासत हमारी मांगे मान चुकी है। तो कहा कि मांगे मान चुकी है, किसने मान ली? तो उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपके मिर्जा इस्माइल खान, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, जो आपके जयपुर के आधुनिक निर्माता भी माने जाते हैं। तो मिर्जा इस्माइल खान जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के बहुत अच्छे मित्र। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि मिर्जा इस्माइल खान हमारी सारी बातें मान चुका है, तो कहा कि कोई लिखित में दस्तावेज दिया है क्या आपको? कि लिखित में तो दस्तावेज नहीं दिया, तो फिर आपकी मांगे कैसे मान? तो अगले ही दिन आपके हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल खान को फोन मिलाते हो, फोन करते कि मिर्जा साहब, या तो आप मेरे साथ बैठकर कोई लिखित में समझौता करो, वरना मुझे प्रजामंडल है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ पर सदस्यों का दबाव आ रहा है और दबाव आने के कारण मुझे फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। तो आपके मिर्जा इस्माइल खान ने कहा कि चलो हीरालाल जी आप कल आ जाओ और हम कल बैठकर बात करें। जब हीरालाल शास्त्री और आपके मिर्जा इस्माइल खान दोनों जब बैठकर बातें करते हैं, इन दोनों के मध्य जो समझौता होता है, जब दो जवान व्यक्ति, दो जेंटलमैन युवा बैठकर समझौता किया, तो समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या कहा जाता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्यों कहा? कि क्योंकि इधर आपके हीरालाल शास्त्री वो भी जेंटलमैन है, युवा है, और आपके मिर्जा इस्माइल खान भी जेंटलमैन है। जब दो जेंटलमैन लोगों के बीच में समझौता हुआ, इसलिए समझौते को कहा जाता है आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है वो आपकी जयपुर प्रजामंडल। जेंटलमैन एग्रीमेंट, मैन का मतलब आदमी और जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन आदमी, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो जेंटलमैन आपका जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट है, जो जेंटलमैन समझौता है, इन दोनों के मध्य मीटिंग कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 17 सितंबर 1942 को। कब हुई आपकी? 17 सितंबर 1942 को, 17 सितंबर 1942 को। तो याद रखना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो 17 सितंबर 1942 को।
ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ, मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ आपका? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध आपके जयपुर प्रजामंडल से है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हो रहा है। जब दो जेंटल युवाओं के मध्य समझौता हुआ, इसीलिए समझौते को क्या कहा जाता है? आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसके बाद में समझौते में बातें क्या क्या हुई, इस समझौते में कौन सी इनके आपस में मांगे हुई? तो लिखोगे आप समझौते की मांगे। तो क्या क्या मांगे हुई? तो सबसे पहले जब ये दोनों बैठते हैं, हीरालाल शास्त्री और आपके मिर्जा इस्माइल खान, और मिर्जा इस्माइल खान आपके हीरालाल जी से कहते हैं कि बोलो हीरा जी, आपकी क्या मांगे हैं? तो एक तो हीरालाल जी ने कहा कि मिर्जा साहब, हम स्टार्टिंग से प्रजामंडल चला रहे, तब से हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर, तो आप उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। तो मिर्जा इस्माइल खान कह देते हैं कि चलो ये मांग हम आपकी मान लेते हैं, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर देंगे। तो पहली मांग क्या थी आपकी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, और इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता, इस मांग को मान लिया जाता है कि उत्तरदायी सरकार की है, वो आपकी स्थापना कर देंगे। दूसरी ये थी आपकी मांग की, पहली तो उत्तरदायी सरकार की हो गई, दूसरी मांग थी कि जो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, ये भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ है? हमारा, हमारे देश का, हमारे गांधी जी का। तो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ है, तो आप इस भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सहायता नहीं करो। तो ये मांग भी आपके मिर्जा इस्माइल मान लेते हैं कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम आपके जो जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। तो दूसरी मांग कौन सी थी? तो दूसरी मांग ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत, जयपुर रियासत अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी। किसका सहयोग नहीं करेगी आपकी? तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी। और मिर्जा इस्माइल इस मांग को भी स्वीकार कर लेते हैं कि चलो हम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं करें। अब तीसरी मांग आपके हीरालाल जी रखते हैं कि जो एक हमारा ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत का मतलब जहां पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, तो ब्रिटिश भारत में कोई हमारा क्रांतिकारी है, वो वहां पे कुछ करके हमारे पास यहां पर आता है, और जब वो हमारे पास यहां पर आता है तो आप उसे पकड़कर अंग्रेजों को दे देते हो। ये क्या मतलब है आपका? उसने कुछ आपके खिलाफ तो किया ही नहीं है, किया तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ है, तो आप पकड़कर उसे अंग्रेजों को क्यों दे रहे हो? तो मिर्जा इस्माइल खान कह देते हैं कि चलो आज के बाद हम किसी भी ब्रिटिश भारत के विद्रोही को पकड़कर अंग्रेजों को नहीं देंगे। और यहां तक कहते हैं कि हीरालाल जी, आप उन्हें अपने घर पे भी रख सकते हो, आप उसे अपने घर पे भी शरण दे सकते हो।
तो तीसरी मांग इनकी ये मानी गई कि ब्रिटिश भारत के क्रांतिकारी या ब्रिटिश भारत के विद्रोही को प्रजामंडल है वो आपका शरण दे सके। तो तीसरी मांग क्या हो गई कि ब्रिटिश भारत के विद्रोही को प्रजामंडल शरण दे सके, तीन मांगे हो गई। चौथी मांग ये मानी गई, चौथी मांग ये थी कि हम शांतिपूर्ण कोई जुलूस निकालते हैं, कोई रैली निकालते हैं, तो आप हम पर हमला कर देते हो, आप हम पे लाठी चार्ज कर देते हो, आप हम पर अत्याचार करते हो, जबकि हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। तो मिर्जा इस्माइल ने कहा कि हीरालाल जी, आप शांतिपूर्ण कोई भी जुलूस निकाल लो, कोई भी रैली निकाल लो, कोई भी सम्मेलन कर लो, अगर आपका शांतिपूर्ण है तो हम कुछ नहीं करेंगे, पर अगर आपने कुछ बखेड़ा खड़ा किया, आपने कुछ उग्रपन कार्य किया, तो हम आप पर हमला करेंगे। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण जुलूस रैली सम्मेलन कर सकते हो। तो चौथी मांग ये मानी गई कि आप कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस रैली सम्मेलन कर सकता है। और बोलो हीरालाल जी थारी के मांगे? बस हीरालाल जी बोले धन्यवाद धन्यवाद मिर्जा साहब, आपने तो मेरी सारी मांगे मान ली, अब और कोई मांगे नहीं। तो मिर्जा इस्माइल ने कहा कि ये मांगे तुम्हारी मान ली गई, अब एक मांग मेरी है, और वो मांग ये है कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो हीरालाल जी बोले माने क्या मैं भाग लेने थे, जब तुम्हारी सारी मांगे मान ली, जो हमारी मांग है भाई थे मान ली, तो मैं भागे क्या मिलेगा। तो एक मांग इसमें ऐड ये हुई कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो ये जो समझौता था, ये समझौता क्या कहलाता है? आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट। कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपका एग्रीमेंट का जो जेंटलमैन एग्रीमेंट का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से है। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो 17 सितंबर 1942 को हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व आपके जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। इसकी मांगे क्या क्या है? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना मान ली गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत किसका सहयोग नहीं करेगी? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगी, ये भी मान ली गई। ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को प्रजामंडल क्या दे सकता है? शरण दे सकता है। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस रैली सम्मेलन कर सकता है, लेकिन जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इस प्रकार का ये आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट, इस प्रकार का जेंटलमैन एग्रीमेंट रहा। और थोड़े समय आपके 42 आया, 43, 44 और 45 में आपके जवाहरलाल नेहरू जी आते, और नेहरू जी आगे कह रहे क्या में लड़ाई करो थे आपस में, अब तो भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गए, अंग्रेज भी अपनी बात मान लिए, देश आजाद होने लग रहे थे, प्रजामंडल का सदस्य आपस में फूट पड़ रहा हो, आपस में लड़ाई करने लग रहे हो, बावड़ा हो रहा है। और जवाहरलाल नेहरू 1945 में आजाद मोर्चे का वापिस विलय कर देता है। किसमें? आपके, तो याद रखना, आजाद मोर्चे का वापिस विलय कर दिया था किसमें? आपके, तो जयपुर प्रजामंडल में। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय किया। जयपुर प्रजामंडल में क्या किया? आपका विलय किया। कब? आपके 1945 में। और 1945 में जयपुर रियासत द्वारा एक कार्य किया गया, और 1945 में
उत्तरदायी सरकार के लिए जयपुर रियासत ने द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय धारा सभा का, द्विसदनीय धारा सभा की स्थापना किया। किसने? आपके जयपुर रियासत ने द्विसदनीय धारा सभा की स्थापना की। धारा सभा की क्या की? आपकी स्थापना। तो द्विसदनीय धारा सभा की जयपुर में स्थापना की गई 1945 में की गई, और 1945 में ही जवाहरलाल नेहरू के कहने पे आजाद मोर्चे का विलय कर दिया गया था। किसमें? आपके जयपुर प्रजामंडल में। अब जब आपकी धारा सभा बनी ना, तो इस धारा सभा है ये आपके कब बन रही है? तो धारा सभा आपके 1945 में बन रही है। और धारा सभा कब बन रही है? तो 1945 में जयपुर रियासत में बन रही है। तो ये है आपकी धारा सभा। आलू साहब, धारा सभा। धारा सभा होगी आपने। अच्छा गुरु जी, धारा सभा होगी। ये धारा सभा दो रूप में बनी, एक आपकी प्रतिनिधि सभा और दूसरी आपकी विधान सभा। धारा सभा आपकी सदनीय, हमने अभी बात की कि कैसी आपकी है, द्विसदनीय। तो एक तो कौन सी होगी? आपके प्रतिनिधि सभा। एक तो कौन सी होगी थारी? प्रतिनिधि सभा। और दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी होगी विधान सभा। विधान सभा। इस प्रतिनिधि सभा में सीट रखी गई आपकी 125। कितनी सीट रखी गई? आपकी 125। और इस विधान सभा में आपकी सीट रखी गई 51। कितनी? आपकी 51। और इनके ऊपर चुनाव कराया गया। अब समय की प्रकाष्ठा देखिए आप कि जो लोग प्रजामंडल में आंदोलन कर रहे हैं, प्रजामंडल के नेता है, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो 125 में से मात्र 27 सीट जीत पाए। और इधर विधानसभा में 51 सीटों में से मात्र 3 सीट जीत। लेकिन जयपुर रियासत ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम अगर जीत भी नहीं पाए हो लेकिन फिर भी हम तुम्हारा एक मंत्री नियुक्त करते हैं। और जयपुर रियासत के द्वारा प्रथम गैर सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया था, और वो प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे आपके देवी शंकर तिवाड़ी को। तो पूछ लिया जाए कि किस रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया था, तो प्रथम गैर सरकारी मंत्री है वो जयपुर रियासत में नियुक्त किया गया था। और जयपुर रियासत में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आपके देवी शंकर तिवाड़ी को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया? तो जयपुर रियासत के द्वारा प्रथम जो आपका गैर सरकारी मंत्री है, वो गैर सरकारी मंत्री आपके देवी शंकर तिवाड़ी को नियुक्त किया गया। तो लिखोगे 1946 में जयपुर रियासत द्वारा सर्वप्रथम गैर सरकारी मंत्री के रूप में देवी शंकर तिवाड़ी को नियुक्त किया। किसको? आपके तो देवी शंकर तिवाड़ी को नियुक्त किया। तो याद रखना कि किस रियासत में सबसे पहले आपके गैर सरकारी मंत्री नियुक्त किया गया, तो वो आपके जयपुर रियासत में। और जयपुर रियासत में भी किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके देवी शंकर तिवाड़ी को नियुक्त किया गया। कब किया गया था? तो 1946 में। इसके बाद में 47 आया, 47 में देश आजाद हुआ, 48 आया, और 48 में जो ये आपका मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तो लिखोगे 1948 में मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल का क्या किया गया? आपका विस्तार किया। मंत्रिमंडल का क्या किया गया? आपका विस्तार किया गया। अब गुरुजी विस्तार किया करोगे, तो विस्तार किया गया, एक तो बनाया गया दीवान। क्या बनाया गया? आपका दीवान। और दीवान किसे बनाया गया? तो दीवान बनाया गया था आपके वीटी कृष्णामाचार्य को। किसको? आपके वीटी कृष्णामाचार्य।
अच्छा गुरुजी, कृष्णामाचार्य इनके बना दियो दीवान। इनके बाद में मुख्य सचिव, क्या आपके मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव किसे बनाया गया, तो मुख्य सचिव बनाया गया था आपके हीरालाल शास्त्री। किसको, आपके हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, आपका मुख्य सचिव बना दिया। आपका दीवान किसे बनाया गया, तो वीटी कृष्णामाचारी को। इसके अलावा मुख्य सचिव किसे बनाया गया, तो मुख्य सचिव बनाया गया आपके हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा अन्य सचिव, अन्य सचिव किसे बनाए गए आपके, तो जब अन्य सचिव की बात आएगी कि अन्य सचिव किसे बनाए गए, तो अन्य सचिव में 5 सदस्यों को लिया गया। कितने सदस्यों को लिया गया, आपके 5 सदस्यों को लिया गया। एक तो देवी शंकर तिवारी है, एक तो कौन आपके देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी, एक तो देवी शंकर तिवारी। एक जो आजाद मोर्चे से दौलतमल भंडारी आपके जुड़े हुए थे, जो दौलत राम भंडारी, उन दौलत राम भंडारी को लिया गया कि आजो भाई दौलत राम जी, तो अब लियो दौलत राम भंडारी ले लियो। इसके अलावा इस अन्य सचिव में एक आपके टीकाराम पालीवाल को लिया गया। किसको, आपके टीकाराम पालीवाल। ए लियो भाई टीकाराम पालीवाल आ गया। अब राजा बोलियो 3 सदस्य तो थारा हो गया, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल। 2 सदस्य है वो राजा की तरफ से होंगे, तो वो एक आपका गजीगढ़ का सामंत और एक आपका अजय रामपुरा का सामंत। तो 2 सदस्य और शामिल किए गए थे, वो कौन कौन से है आपके, एक तो 2 सदस्यों में आपके सामंत है राजा के द्वारा, एक गजीगढ़ का सामंत और एक अजय रामपुरा का सामंत। तो एक तो कौन हो जाएगा आपका अजय रामपुरा का सामंत, ये अन्य सचिव में अजय रामपुरा का सामंत, और एक आपके गजीगढ़ का सामंत, गजीगढ़ का सामंत। ये 5 सदस्य इनके द्वारा अन्य सचिव में नियुक्त किए गए। और जो ये आपका मंत्रिमंडल बना है, ये मंत्रिमंडल जब तक आपका जयपुर एकीकरण में शामिल नहीं हो गया था 30 मार्च 1949 को, तब तक यह मंत्रिमंडल आपका कार्य करता रहा। तो आगे लिखोगे जयपुर 30 मार्च 1949 को एकीकरण में शामिल हुआ, तब तक एकीकरण में शामिल हुआ, तब तक यह आपका जो बना है, जो मंत्रिमंडल बना, ये कार्य करता रहा। यह मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। तो जब आपका राजस्थान में जयपुर का एकीकरण में शामिल हो गया, तो प्रजामंडल आंदोलन ऑटोमेटिक ही आपका समाप्त हो गया। लेकिन इसी से जुड़ी हुई प्रजामंडल से हमें आपका ध्यान रखना है कि प्रजामंडल में महिला कौन कौन थी। तो प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं, ये भी आपको याद रखना कि प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी जयपुर में। संबंधित महिला कौन कौन सी महिलाएं रहा कि आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी है, उन महिलाओं का नाम क्या क्या है। तो आपको 5-7 महिलाओं के नाम याद रखना है। 4 ऑप्शन में मिलेंगे आपको, और आपको सवाल पूछेंगे कि इनमें से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला नहीं है। तो आपको रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, विद्या देवी, गायत्री देवी, इंदिरा देवी और शारदा देवी, इन महिलाओं का आपको नाम याद रखना। कौन कौन सी महिला आपकी, तो रमा देवी पांडे, इसके अलावा सावित्री देवी, कैसी देवी आपकी, सावित्री देवी, और आपकी सुशीला देवी, कौन सी देवी आपकी, सुशीला देवी। इसके अलावा
विद्या देवी। कौन सी देवी? विद्या देवी। गायत्री देवी, विद्या देवी, गायत्री देवी, इंदिरा देवी, और एक नाम और याद रख लेना आप, शारदा देवी। तो ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी? तो ये जो आपकी महिला है, ये आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। तो याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल से कौन कौन सी महिलाएं जुड़ी हुई है। तो रमा देवी, सावित्री देवी, सुशीला देवी, विद्या देवी, गायत्री देवी, इंदिरा देवी और आपकी शारदा देवी। ये सारी की सारी जो महिलाएं हैं, ये सारी की सारी महिलाएं आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई है। एक दो चीजें हम और पढ़ लेते हैं जयपुर प्रजामंडल से। तो एक दो चीजें आप नोट लगा के लिखोगे कि एक तो आपके 1944 में 1944 में जानकी देवी, जानकी देवी बजाज ने, जो जमनालाल बजाज की पत्नी है, जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। किस प्रजामंडल की अध्यक्षता की है आपके? तो जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। अच्छा गुरु जी, हेलो। और इसके अलावा एक बात आप याद रखोगे कि 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जयपुर रियासत में आपके मोतीलाल दिवस मनाया गया था। कैसा दिवस मनाया गया था? तो आपके मोतीलाल दिवस मनाया गया। तो 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया। मोतीलाल दिवस किस रियासत में मनाया गया? तो मोतीलाल दिवस आपका जयपुर रियासत में मनाया गया। मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया? तो मोतीलाल दिवस आपके जयपुर प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा इस प्रजामंडल से जुड़ी हुई एक चीज और है, वो भी आप याद रखोगे, समाचार पत्र। कि जयपुर प्रजामंडल से कौन कौन से समाचार पत्र जुड़े हुए? तो जयपुर प्रजामंडल से मुख्यतः आपके 2 समाचार पत्र है। एक तो आपका लोकवाणी, जो देवी शंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया, और एक आपका जयपुर पत्रिका, जो आपके श्यामलाल के द्वारा निकाला गया। तो ये 2 समाचार पत्र भी आप याद रखना। एक तो है आपके लोकवाणी, कि लोकवाणी समाचार पत्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो लोकवाणी समाचार पत्र है, इसका आपका संबंध है जयपुर प्रजामंडल से, और इसको निकालने वाले हैं आपके देवी शंकर तिवारी। कौन? आपके देवी शंकर तिवारी। इसके अलावा दूसरा समाचार पत्र आपका जयपुर पत्रिका, और जयपुर पत्रिका को किसने निकाला था? तो आपके श्यामलाल ने, श्यामलाल वर्मा के। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से समाप्त होता है कौन सा प्रजामंडल? आपका पहला प्रजामंडल। और वो पहला प्रजामंडल कौन सा है? आपका जयपुर प्रजामंडल। हमने जयपुर प्रजामंडल की पूरा डिटेल से एक डिट्टो वाइज हमने पढ़ा है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जयपुर प्रजामंडल। कि जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में, संस्थापक कपूरचंद पाटनी, पुनर्गठन 1936 में, किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के। जमनालाल बजाज ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, एक चिरंजी लाल मिश्र और एक हीरालाल शास्त्री। चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया और हीरालाल शास्त्री को मंत्री बनाया। और नाम याद रखना है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री आपके बहुत ही एनर्जी वाले बंदे थे। इसके अलावा आपके प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 8-9 मई 1938 को। कहां पर हुआ? नथमल का कटरा। अध्यक्ष कौन है? जमनालाल बजाज। मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी। और 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। इसी में एक बात और याद रख लेना, 1938 में हमने पढ़ा था कि शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन का विलय जयपुर प्रजामंडल में।
विलय जयपुर प्रजामंडल में, क्योंकि हीरालाल शास्त्री है वो चाह रहे थे कि आपका प्रथम अधिवेशन है तो हमें भीड़ लेके आनी है ज्यादा से ज्यादा, और भीड़ लेके आनी है तो वो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन में गए, उनके नेताओं से मिले और जाके कहा कि आप हमारे प्रजामंडल का समर्थन कीजिए, हम आपके किसान आंदोलन का करेंगे, एक एक दो हो जाएंगे और एक से अच्छे दो होते हैं। तो शेखावाटी किसान आंदोलन का जो विलय है वो 1938 में हो गया था आपके जयपुर प्रजामंडल। इसके बाद में 1939 में जयपुर रियासत द्वारा प्रजामंडल को क्या कर दिया गया था आपका प्रतिबंधित, और जमनालाल बजाज को क्या कर लिया गया था आपका गिरफ्तार। और जब गिरफ्तार किया गया तो प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था आपका सत्याग्रह आंदोलन चला। उसके बाद में आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा का संबंध किससे है तो आपके जयपुर प्रजामंडल से गठन कब हुआ 1942 में। बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवान के आपके सदस्य हैं। आपको एक बात याद रखनी थी नोट लगा के कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, किंतु जयपुर रियासत ने आजाद मोर्चे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, तो जयपुर रियासत भाग ले रही है, जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं ले रहा। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ तो 17 सितंबर 1942 को। किन किन के बीच में हुआ तो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष आपके हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य। मांगे क्या क्या थी तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना मान ली गई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा ये भी मान ली गई, ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को प्रजामंडल शरण दे सकता है कि जो ब्रिटिश भारत का जो विद्रोही है उसको प्रजामंडल शरण दे सकता है ये भी मान ली गई। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस, रैली, सम्मेलन वगैरह कर सकता है ये मांग भी मान ली गई। और लास्ट मांग थी कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, और प्रजामंडल वालों ने स्वीकार कर लिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। 1945 में जवाहरलाल नेहरू समझा बुझा के आजाद मोर्चे और आपके जयपुर प्रजामंडल का क्या करवा देते हैं विलय करवा देते। और 1945 में जयपुर रियासत ने घोषणा की कि हम द्विसदनीय धारा सभा की स्थापना करते। धारा सभा प्रतिनिधि सभा में 125 सीटें थी और आपकी विधानसभा में आपकी 51 सीटें। इसमें से प्रजामंडल कितनी जीत पाता है आपकी मात्र 27 सीट, और इसमें से कितनी सीट जीत पाता है मात्र आपकी 3 सीट। लेकिन फिर भी आपके जयपुर रियासत ने माना कि चलो कोई बात नहीं तुम सीट नहीं जीत पाए, और 1946 में जयपुर रियासत प्रथम गैर सरकारी मंत्री को नियुक्त करता है, और वो कौन था आपका देवी शंकर तिवारी। इसके अलावा 1948 में इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें दीवान बनाया गया वीटी कृष्णमाचारी को, मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया हीरालाल शास्त्री को, अन्य सचिव किसे नियुक्त किया गया तो देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, दौलत राम लिख दिया क्या दौलतमल लिखो इस, कौन आपका दौलतमल भंडारी। इसके अलावा टीकाराम पालीवाल, अजय रामपुरा का सामंत और गजीगढ़ का सामंत। जयपुर 30 मार्च 1949 को एकीकरण में शामिल नहीं हुआ था, तब तक वो आपका जो मंत्रिमंडल बना था वो काम आपका करता रहा। प्रजामंडल से संबंधित महिलाएं कौन सी है तो रमा देवी पांडे, सावित्री देवी, सुशीला देवी, विद्या देवी, गायत्री देवी, इंदिरा देवी और आपकी शारदा देवी, ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। दो बातें आपको याद रखनी थी कि एक तो 1944 में जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है, इसने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। और एक 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था तो मोतीलाल दिवस मनाया गया। जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो आपके 2 समाचार पत्र है, एक लोकवाणी और दूसरा आपका जयपुर पत्रिका। लोकवाणी किसका है तो देवी शंकर तिवारी का, और आपका जयपुर पत्रिका किसका है तो श्यामलाल वर्मा। इसी के साथ जयपुर प्रजामंडल होता है बच्चों आपका समाप्त। जय हिंद जय भारत।